नमस्कार साथियों, मेरा नाम आयुष है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम जो है यूजीसी नेट बिहार का में जो एग्ज़ाम होने वाला है बिट, और झारखंड में जो अभी होने वाला है एग्ज़ाम जेट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके जो फर्स्ट पेपर हैं उसके जो यूनिट्स हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को समाप्त किया है, लगभग 7 क्लास में जितने उसके थ्योरीज हैं, सब यूनिट्स हैं, सबको हमने कंप्लीट किया है। अब हम जो है रिसर्च रिसर्च एप्टीट्यूड पे, हम शोध अभिक्षमता, जो एक यूनिट है, दूसरा यूनिट, उस पे हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अभी तक पहला क्लास हो चुका है जिसमें हमने मुख्य जो बेसिक्स हैं, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके विशेषताएं क्या हैं, तो रिसर्च क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है, तो इस पे हमने अभी तक पढ़ा है, समझा है। अब आगे जो है आज की क्लास जो है वो है प्रत्यक्षवाद पे, पॉजिटिविज्म पे, है ना। प्रत्यक्षवाद क्या है, तो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं कि मैं ये पूरा कंटेंट आपको हिंदी में ला रहा हूँ, और बड़े मतलब कई किताबों के नोट्स से इकट्ठा करके, जो मेरा खुद का भी नोट्स है उसके साथ मिला के टू द पॉइंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जहाँ आपको ज़्यादा रटना ना पड़े, समझ मतलब ज़्यादा वो पैराग्राफ ना पढ़ने पड़े, सिर्फ पॉइंटर्स आप पढ़ें और समझें। आपने जो पिछले वीडियो देखा ही होगा तो उसमें आपको दिखा ही होगा कि हमने इस पॉइंटर्स को ज़्यादा हम वो कर रहे हैं कि उसको टेबल के माध्यम से या किसी माध्यम से, जिससे कि आपको समझने और उसको याद करने में आसानी हो। पूरा कंटेंट हिंदी माध्यम में, कहीं कहीं हमने अंग्रेजी शब्द यूज किए हैं क्योंकि आपको भी थोड़ा थोड़ा उसको समझने की ज़रूरत है। एग्जाम में जो है प्योर पूरा हिंदी नहीं यूज करता है, जैसे अवलोकन को ऑब्जर्वेशन कर देगा, अनुभव को एक्सपीरियंस कर देगा, तो ये सब बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। हिंदी में इसलिए है क्योंकि मैं खुद हिंदी माध्यम से रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हिंदी में कंटेंट जो है अभी वर्तमान में उस स्तर पे नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो बड़े पैसे मिल देने पड़ रहे हैं कंटेंट के लिए। तो इसके लिए मैं आपको उस जो गैप है उसको मैंने आइडेंटिफाई करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका सहयोग रहा तो इसको हम पूरा भी करेंगे, लगभग 10 यूनिट्स हम कंप्लीट करेंगे। मैंने कई बार एग्जाम को पास किया है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और वर्तमान में मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से पीएचडी कर रहा हूँ। तो चूंकि समय का थोड़ा सा वो रहता है पाबंदी, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ देर रात तक भी अगर वीडियो बन के अपलोड हो जाए तो मैं कोशिश करता हूँ कि हो जाए। तो फिलहाल शुरू करते हैं कि प्रत्यक्षवाद क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है। अगस्त काउंट इसके प्रणेता हैं जिन्होंने इस बात को दिया है। अब देखिए, प्रत्यक्षवाद ये सोशलॉजी का एक टर्मोलॉजी है। सोशलॉजी, जो कि मैं सोशलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो अगस्त काउंट जो है ना वो सोशलॉजी के फादर कहे जाते हैं, लीगल फादर। उन्होंने ये जो अगस्त काउंट साहब हैं, मैं थोड़ा सा इसको कलर चेक कर लूँ। अगस्त काउंट साहब हैं, ये फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्होंने 1838 में सोशलॉजी टर्म जो है क्वाइन किया था, है ना। तो इनको फादर कहा जाता है, फादर ऑफ सोशलॉजी। तो इन्होंने प्रत्यक्षवाद दिया। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, प्रत्यक्षवाद का। सिर्फ ये सोशलॉजी के नहीं, ये रिसर्च के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, क्योंकि जो कि आगे हम देखेंगे भी कि प्रत्यक्षवाद क्या है। तो प्रत्यक्षवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो तथ्यों, अनुभवों और अवलोकन के आधार पर प्राप्त किया जाता है। यानी मतलब जैसे कि साइंस में, जब साइंस साइंस और सोशल साइंस में क्या अंतर है पहले लगता था, जैसे कि आप समझे कि, और इसको हम थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं कि फिजिक्स और हिस्ट्री में क्या अंतर है, फिजिक्स और सोशलॉजी में क्या अंतर है ना। तो आज इसका जवाब क्या हो सकता है, कि इसका जवाब ये हो सकता है कि हिस्ट्री और फिजिक्स में ये अंतर है, या सोशलॉजी में ये अंतर है कि फिजिक्स में हम सिस्टमेटिक तरीके से हम रिसर्च करते हैं, है ना। एक एक पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव, दूसरा पड़ाव के बाद तीसरा पड़ाव, मान ली उसकी जो वैलिडेशन है, वैलिडेशन का जिक्र हमने शायद आगे हमारा होगा, कि ऊपर भी शायद हमने किया है, कि जो उसकी जो वैधता है, जो रिसर्च की जो वैधता है वो एक समान होती है, जो हम करेंगे वो और जो कोई दूसरा व्यक्ति भी करेगा वो, उसका एक ही रिजल्ट आएगा, है ना। जैसे कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल की जो माप है वो कहीं भी जाएगा, पृथ्वी पे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, तो उसका एक ही माप होगा। लेकिन सोशलॉजी में ऐसा नहीं है, या फिर आप कहें कि सोशल साइंस के सब्जेक्टों में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो माप नहीं है, हमारे पास वो पद्धति नहीं है कि हम जो मापे वो और हमारे साथ कोई और व्यक्ति उसी माप को दोहरा से मापे, तो वो दोनों एक साथ हो, है ना। अब मतलब इस तरीके की समस्या है, तो इसी को उन्होंने कम करने के लिए, इसी समस्या को हल करने के लिए उन्होंने प्रत्यक्ष बात करके एक टर्मिनोलॉजी, एक विधा उन्होंने दिया
कि प्रत्यक्षवाद जो है वो पॉजिटिविज्म जो किसी मतलब एक ऐसा दृष्टि है जो दृष्टिकोण समझ रहे हैं ना, पर्सपेक्टिव, जो ये कहता है कि ज्ञान केवल तथ्यों, अवलोकन और अनुभव के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी उसके उसके पीछे जो ज्ञान के जो पीछे की जो मतलब ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो क्या क्या हो सकते हैं? फैक्ट्स हो सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, है ना। मिथ नहीं हो सकते। जैसे कि उनका ये मानना है, मतलब उनके दृष्टि से मैं बता रहा हूँ कि मिथ मिथ क्या होता है। जैसे ज्ञान हमारे पास क्या हो सकता है कि ज्ञान ये है कि मतलब कुछ धार्मिक आप ले सकते हैं, धार्मिक थोड़ा नहीं लेना चाहता हूँ मैं, लेकिन बहुत सारा ज्ञान हमारे आसपास में ऐसे है जो मिथ है, मतलब एक कहीं से किसी ने सुना दिया और हम उसको सुन लिए, फिर वो हमारा ज्ञान के रूप में आ गया। लेकिन अगस्त कांत क्या कहते हैं कि नहीं, वो सारी ज्ञान जो आपको कहीं से मिला है, यानी किसी के माध्यम से आपके पास आया है, वो सारा ज्ञान बेकार है। वो ज्ञान जो आप तथ्यों से प्राप्त करते हैं, यानी फैक्ट से करते हैं, यानी दो डॉट डॉट को कनेक्ट करके करते हैं, या आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, या खुद ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो ही वो ज्ञान जो है वो मतलब प्रत्यक्षवाद के हिसाब से सही है। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक मतलब फैक्ट्स पे बात करते हैं, तथ्य पे, तथ्य का ज्ञान कैसा होता है। जैसे भारत में एक आंकड़ा ये हो सकता है कि भारत में, मतलब मुझे एक ले लेते हैं उदाहरण के रूप में, कि भारत में 15% लोग गरीब है ना। तो 15% लोग गरीब हैं, तो ये फैक्ट्स हो गए। अब ये 15% की जो माप हुआ 15% का, उसका कुछ बेसिक पैरामीटर्स हो सकता है कि उनके पास खाने का नहीं था, या उनका जो मतलब वो 15% जो गरीब है वहां तक पहुंचने के लिए, मतलब वो डेटा आपके पास एक पद्धति से आया होगा, एक सिस्टमेटिक पद्धति से, कि उनके पास रहने का घर है नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन आयर के माध्यम से, आप समझ रहे हैं ना, कि एक व्यवस्थित तरीका से के माध्यम से उनके पास खाने की व्यवस्थाएं हैं नहीं है, जमीन है नहीं है, घर है नहीं है। तो इस तरीके से एक हमने एक पैरामीटर बना के हमने ये तय किया कि भारत में 15% के आसपास लोग गरीब है। ठीक है, तो एक ज्ञान का एक नजरिया ये हो गया, तथ्य, है ना। ज्ञान का एक नजरिया तथ्य हो गया, यानी जो चीजें हमको अ, कुछ वैलिड सोर्स से, यानी तथ्य डेटा वगैरह से मिले, उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्षवाद का मतलब ज्ञान जो है उसके माध्यम से आता है, तथ्यों के माध्यम। दूसरा अनुभव, यानी अनुभव क्या हुआ कि जैसे कि आप जैसे मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, है ना, मैंने ऑब्जर्व किया कि इस यूनिवर्सिटी में कुत्तों की संख्या ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो कुत्तों को बिस्किट खिलाते हैं, उनसे बड़ा स्नेह रखते हैं, है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि उनको कोई मारता पीटता नहीं है, मतलब एक मैं अपना उदाहरण दे देता हूँ। तो एक अनुभव ये भी हुआ, ऑब्जर्वेशन, है ना। कई तरीके के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। आप गांव में हैं तो वहाँ पे आपको लग सकता है कि गांव में जो है एक किसी एक जाति के पास ज्यादा जमीनें हैं, अब किसी जाति के पास कम जमीनें हैं, है ना। तो ये भी एक अनुभव हो सकता है। तो इस तरीके के जो अनुभव हो सकते हैं, वो भी आपकी ज्ञान, मतलब वो आपके व्यक्तिगत ज्ञान को बढ़ाते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन क्या है कि अनुभव और ऑब्जर्वेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। अनुभव और ऑब्जर्वेशन दोनों अलग चीज। अनुभव जो है एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है, एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है, जिसके जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस आप करते हैं, एक लंबा समय के मतलब अंतराल में आप जो चीजें अनुभव करते हैं, मतलब जो चीजों को आप देखते हैं उसको अनुभव बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप किसी चीज को निष्पक्ष रूप से देखते हैं। अभी जो हमने आपको उदाहरण दिया गांव का और इसमें अपने विश्वविद्यालय का, वो अवलोकन में आता है ना, वो अवलोकन में आता है। अनुभव जो है एक लंबा समय तक, अगर हम जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो पीएचडी में कम बेस 3 से 5 साल लगते हैं। अगर हम 3 4 साल यहाँ रहते हैं इस कैंपस में, और फिर हम ये अनुभव करते हैं कि इस कैंपस के जो कुत्ते हैं वो बड़े शरीफ हैं, या इस कैंपस में जो खाना मिलता है वो बड़ा बढ़िया है, तो मतलब अगर ये मेरा अनुभव है, अगर इस तरीके का अनुभव अगर मिल के आता है, तो फिर वो ज्ञान का निर्माण करते हैं, है ना। मतलब एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दिया हूँ, आप उससे रिलेट करके दूसरा चीज भी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, कि तथ्य, अनुभव और अवलोकन तीन चीज हैं जो कि प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म के साथ जुड़े हुए हैं, और ज्ञान के तीन मार्ग ही हैं पॉजिटिविज्म से: तथ्य, अनुभव और अवलोकन। इसमें कौन कौन से नहीं है? एक मिथ नहीं है। मिथ मतलब क्या? जैसे मिथ मतलब क्या? पुरातन कहानियां, है ना, पुरातन कोट्स, है, मतलब ओल्ड इज गोल्ड, इस टाइप से जो कोट्स, मतलब जो भी आपको लगता है कि जो इतिहास की घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जो भी कहानियां, जो भी धार्मिक ग्रंथ, जो भी लगता है आपको, वो सब आ जाता है प्रत्यक्षवाद के विरोध में, है ना। प्रत्यक्षवाद में अगस्त काउंट ने यही कहा है कि जो चीजों को हम तथ्यों, अनुभव और अवलोकन से के आधार पे प्राप्त कर सकते हैं, यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षवाद। जहाँ पे मिथ की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई पुरातन कहानी की कोई गुंजाइश नहीं है,
यानी किसी भी ज्ञान के गैदर करने का, ज्ञान के लेने का जो तरीका हो वो आपका एक सिस्टमेटिक तरीका हो, यानी एक सिस्टमेटिक वे हो, उसको बोलते हैं प्रत्यक्षवाद। ठीक है। तो अब आते हैं नीचे की प्रत्यक्षवाद का जो अर्थ है, मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो मतलब प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि दुनिया को उसी रूप से समझना चाहिए जैसी वो वास्तव में है ना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवलोकन, जो हमने ऊपर किया, ऑब्जर्वेशन, अनुभव, एक्सपीरियंस और वैज्ञानिक विश्लेषण, साइंटिफिक एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। यानी क्या हुआ, अनुभव अवलोकन आपने देखा, वैज्ञानिक विश्लेषण क्या हुआ, यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से। विज्ञान क्या है, हम लोग बचपन में रहते थे तो विज्ञान क्या है, विज्ञान एक बचपन में सवाल लोग पूछता था कि भाई साइंस क्या है। हाँ, तो हम लोग बताते थे कि साइंस जो है, हम लोग क्या बताते थे, लोग बताते थे तो हम लोग सुनते थे, सीखते थे कि साइंस एक सिस्टमैटिक अध्ययन है, हाँ अध्ययन है या इस तरीके से विश्लेषण है, वही है। कि सिस्टमैटिक क्या है, फिर सिस्टमैटिक जो है एक परत दर परत होता है। सिस्टमैटिक मतलब क्या, एक व्यवस्थित तरीका है ना। हमने ऊपर रिसर्च पे पढ़ा है, इसमें पढ़ा है शायद रिसर्च में ही पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कि जो रिसर्च होता है यानी कोई व्यवस्था होता है वो चैन से जुड़ा हुआ था। व्यवस्थित व्यवस्था जो होता है चैन से मतलब जुड़ा होता है, यानी इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो उसको बोलते हैं व्यवस्थितता, है ना। तो उस तरीके से जो है प्रत्यक्षवाद जो है ये समझता है कि दुनिया उसी रूप में समझना चाहिए जैसी वो वास्तव में है। अगर कोई यहाँ पे मतलब प्रत्यक्षवाद ये कहता है कि अगर कोई यहाँ पे पहाड़ है तो ये समझा जाना चाहिए कि पहाड़ है यहाँ पे, यानी उसके पीछे का कोई ये नहीं होना चाहिए कि ये पहाड़ जो है भूतों ने रख दिया, प्रेतों ने रख दिया, मतलब इस तरीके की, आप समझ रहे हैं ना, इस तरीके की बातें प्रत्यक्षवाद नहीं मानता है। कि प्रत्यक्षवाद बस ये मानता है कि दुनिया जिस रूप में है उसको समझना चाहिए, वही वास्तविकता है। और इसके ज्ञान प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, तीन: अवलोकन, अनुभव और वैज्ञानिक विश्लेषण, साइंटिफिक एनालिसिस, है ना। अब इसके प्रमुख विशेषता पे बात करते हैं। प्रमुख विशेषता क्या है, तथ्यों पे आधारित ज्ञान, जो हमने ऊपर बात किया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्ञान केवल उन तथ्यों पे आधारित होना चाहिए जिन्हें देखा, परखा और मापा जा सके, है ना। तथ्यों पे देखा, परखा और मापा जा सके। ज्ञान उस पे नहीं होना चाहिए जिसपे मापा, देखा, मतलब कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो कि जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, जिसपे कोई हम इंपेरिकल है, यानी सिर्फ वो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, तो वो उस पे ये आधारित नहीं होगा। दूसरा क्या है, अवलोकन और अनुभव का महत्व, है ना। प्रत्यक्षवाद मानते हैं कि ज्ञान अनुभव और अवलोकन से प्राप्त होता है, न केवल कल्पना और विश्वासों से है ना। कल्पना और विश्वास हमने ऊपर ही चर्चा किया है कि कल्पना क्या है, कि कल्पना ये है कि भाई मतलब मैं बार बार वहीं पे चला जा रहा हूँ, लेकिन मैं इससे बचना चाहता हूँ कि मैं इसको उदाहरण के रूप में ना लूं, लेकिन ठीक है। कि अवलोकन और अनुभव और अवलोकन, है ना। अनुभव क्या है कि आप किसी जगहों पे या किसी चीजों को बड़े समय तक आप देखते हैं, तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको अनुभव बोलते हैं, जो कि आपका खुद का होता है। अब इसके पीछे भी कई फैक्टर काम करते हैं कि आप किस तरीके से उसको इंटरप्रेटेट करते हैं। जो आपने अनुभव किया है वो, और जो हमने अनुभव किया है वो, दोनों सेम जगह पे, सेम सिचुएशन में, सेम सरकमस्टांसेस में हैं। फिर भी दोनों लोगों ने जो जो अनुभव किया उसमें अंतर हो सकता है हमारे पूर्व ज्ञान के ऊपर, लेकिन फिर भी उसकी एक तरीका है, एक व्यवस्थित साइंटिफिक तरीका, जिसको हमने ऊपर चर्चा किया। अवलोकन, अवलोकन क्या होता है, जो हमने ऊपर चर्चा किया है। तो अवलोकन और ऊपर हमने क्या पढ़ा, तथ्यों तथ्यों पर आधारित ज्ञान। दूसरा अनुभव और अवलोकन का महत्व, है ना। प्रत्यक्षवाद ये मानते हैं कि ज्ञान अनुभव और अवलोकन से प्राप्त होता है, न कि केवल कल्पना और विश्वास से। आप सीधा याद रखिए कि प्रत्यक्षवाद तीन ऑब्जेक्टिव के साथ चलता है: ऑब्जर्वेशन, अनुभव और साइंटिफिक एनालिसिस, है ना। इसमें क्या क्या नहीं हो सकता है, कल्पना और विश्वास नहीं हो सकता है। बस क्वेश्चन यहीं से आएगा आपका, प्रत्यक्षवाद किससे संबंधित नहीं है। बस कल्पना, विश्वास, पुरातन कहानियां, बस वहीं पे आपको टिक लगा देना है। बस इतना याद रखना है, ज्यादा दिमाग हौच पौच नहीं करना है। तीन चीज याद रखना है: दुनिया जिस तरीके से है उस तरीके से समझा जाए, वही वास्तविकता है, प्रत्यक्षवाद ये कहता है। ज्ञान प्राप्त करने के तीन तरीके हैं: अवलोकन, अनुभव, वैज्ञानिक विश्लेषण, साइंटिफिक एनालिसिस या साइंटिफिक मेथड्स, जो भी कह लीजिए आप, है ना। ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है किससे, किससे नहीं जोड़ा जा सकता है पॉजिटिविज्म को, कल्पना और विश्वास से। हो गया, कंप्लीट है आपका ये प्रत्यक्षवाद, कंप्लीट हो गया। कहीं से सवाल पूछ दे प्रत्यक्षवाद का। एक या याद रखिए कि अगस्त कॉम्टे हैं इसके संस्थापक, प्रणेता। तो ये रखेंगे कि अभी तक सवाल नहीं आया है, लेकिन फिर भी याद रख लेना है। अब अगस्त काउंट क्या है, अगस्त, अगस्त महीना, काउंट मतलब खट्टा, अगस्त महीना का कांटा यानी अगस्त काउंट। हाँ, प्रत्यक्षवाद के प्रणेता हैं, सोशियोलॉजी के पिता हैं। बस हो गया, इतना याद रखिए।
प्रत्यक्षवाद से आपको कोई सवाल पूछ देगा कहीं से, नेट में, बेट में, जेट में, तो आसानी से बन जाएगा। मैं आपको देखिए, जो नेट का सिलेबस होता है ना, वो बेट या जेट या कोई स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट से ऊपर होता है थोड़ा उसका, मतलब जो कठिन कठिन जो होता है, कठिन मतलब उसको क्या बोलेंगे कि उसकी जो मुश्किलें जो होती हैं, उसके जो सिलेबस के, उसके जो क्वेश्चंस के, उसका स्तर थोड़ा ऊंचा होता है। अगर आप नेट के सिलेबस के हिसाब से पढ़ लेंगे तो नेट बेट वगैरह सब जेट सब निकल जाएगा, कुछ नहीं है, हलवा है नेट के सामने सब। मैं ये सारा कंटेंट नेट के बेसिस पे बनाया हूँ और बड़ा आसान भाषा में, कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे होंगे वो लोग, है ना। और 2-3 किताबों को मैंने लेके बनाया है तो बड़ा आसानी से आपको समझ में आएगा। अपना इनपुट्स दिए हैं इसमें, और भी कुछ चीजें आपको समझ में धीरे धीरे आएगा ही। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने ऊपर चर्चा किया कि सत्य को जानने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्रयोग, अवलोकन, विश्लेषण, ठीक है। सत्यापन, वेरिफिकेशन, है ना। किसी भी ज्ञान को तभी स्वीकार किया जाता है जब उसे प्रमाणित या सत्यापित किया जा सके, है ना। तो मोटा मोटा मोटी आप समझ गए सत्यापन क्या है, वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है ना कि किसी भी ज्ञान को तभी स्वीकार किया जाए जब उसे प्रमाणित या सत्यापित किया जा सके। यानी क्या, कैसे, जैसे अ, आपने अभी जैसे आपका पीजी चल रहा होगा या पीजी समाप्त पढ़ लिए होंगे, तो पीजी जब पढ़े होंगे तो पीजी के जो लास्ट सेमेस्टर या सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम होता है, क्यों होता है? यही बताने के लिए ना, सत्यापित करने के लिए कि भाई ये लड़का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ में पढ़ा है और अच्छा से पढ़ा है, और आपकी जो मार्क्स है वो सत्यापित करता है कि आप कितने लगन से पढ़े हैं। तो सत्यापन का मतलब क्या होता है कि वो प्रमाणित करना एक विधि के माध्यम से, एग्जामिनेशन होता है उसके लिए। मतलब आप, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप उसे और किसी तरीके से जोड़ सकते हैं कि सत्यापन का मतलब ये होता है कि एक विधि होती है, एक प्रक्रिया होती है जिससे कि मापा जाता है कि आप अ, मतलब आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो क्या है, मतलब वो कितना तक आप उसको अच्छे से प्राप्त कर रहे हैं। जिसमें कि एक एग्जाम हो सकता है, दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, सत्य या असत्य का सिद्धांत। प्रत्यक्षवाद के अनुसार कोई भी कथन या तो सत्य होगा या असत्य होगा। यदि किसी बात को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है तो वैज्ञानिक रूप से ज्ञान नहीं माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पेज फंस गया है, सत्य और असत्य। अब देखिए, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। होता क्या है कि सत्य क्या है, मतलब सत्य और असत्य क्या है। ये तो तीन रास्ते हैं ना, सत्य होना, असत्य होना, या बीच के रास्ता, यानी सत्य असत्य दोनों, जिसको मिथ बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन्होंने तीन मेथड बताया है: तथ्य, फैक्ट्स के माध्यम से ज्ञान, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ज्ञान, और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, एक्सपीरियंस, है ना, अनुभव के माध्यम से ज्ञान। जो जब किसी चीज को लेबोरेटरी में हम ले जाते हैं, केमिस्ट्री का अगर किसी चीज को या फिजिक्स का ले जाते हैं, तो वहां पे दो ही कंडीशन हो सकता है: या तो हम उसको वैलिड वैलिड कर पाएंगे, वैलिडेशन हो पाएगा उसका, या फिर नहीं हो पाएगा। साइंस में दो ही चीज होता है, तीसरा नहीं होता है। या तो होगा, सत्य प्रूफ होगा, या नहीं होगा, है ना। अगर सेब जो है ऊपर से नीचे गिरेगा, मतलब अगर मतलब सेब को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो या तो नीचे गिरेगा, पृथ्वी पर रहेगा तो, और अगर दूसरे ग्रह पे रहेगा तो ऊपर ही चला जाएगा, और बीच में नहीं रहेगा, है ना। तो साइंस में क्या होता है कि दो भाग होता है। साइंस सोशल साइंस से इसलिए अलग है, यानी साइंस जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री जितने साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, वो बाकियों से इसलिए अलग है कि उसमें सिर्फ दो ही भाग होगा: या तो सत्य होगा या असत्य होगा। यानी जो प्रूफ होगा, जो प्रूफ मतलब जो प्रूफेबल होगा, जो प्रूफ किया जा सकता है, वो सत्य होगा, जो नहीं होगा वो असत्य होगा। लेकिन सोशल साइंस में क्या है कि कई डायनेमिक्स है। सत्य हो सकता है, आपका नजरिया अलग हो सकता है, हमारा नजरिया अलग हो सकता है, इनका नजरिया अलग हो सकता है। तो इसमें कई वैरायटी मिलेगा आपको। साइंस में क्या है कि सबका नजरिया एक जैसा ही होगा, है ना। न्यूटन्स लॉ में आप क्या ही बदल देंगे, जो अमेरिका में पढ़ेगा उसका भी एक विचार होगा, जो भारत में पढ़ेगा वही विचार अलग होगा। लेकिन अब सोसाइटी, मैं सोशोलॉजी से हूँ, तो सोशोलॉजी में भारत का जो बच्चा जो साउथ में पढ़ेगा सोसाइटी को वो, और जो बिहार में पढ़ेगा सोसाइटी को वो, और जो ट्राइबल्स पढ़ेगा सोसाइटी को वो, उसके अलग अलग डायनेमिक्स हो सकते हैं, है ना। तो सोसाइटी और साइंस, मतलब सोशल साइंस और साइंस में ये अंतर है कि साइंस जो है बस दो धारा पे चलता है, सत्य या असत्य। यानी जहां प्रूव हो सकता है वो सत्य है, जो नहीं प्रूव हो सकता है वो असत्य है। यानी साइंस ये मानता है कि जो प्रूव हुआ है वही सत्य है। यानी भूत प्रेत को साइंस नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उसको लगता है कि ये सत्य है ना। आप कुछ भी माने, आप माने कि होता है, नहीं मानता है, लेकिन साइंस नहीं मानता है। लेकिन सोशल साइंस में क्या है कि उसके कई डायनेमिक्स हैं, कई पैरामीटर्स हैं, और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मैं एक सोशियोलॉजी का उदाहरण लूं, कार्ल मार्क्स आपके बोलते हैं कि जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, दुनिया जो है वो कैपिटलिज्म पे चलता है, यानी इकोनॉमिक पे चलता है।
फिर मैक्स वेबर आते हैं और वो बताते हैं कि नहीं, जो इकोनॉमी है वो भी जो है रिलीजियस वैल्यूज पे चलता है, नॉर्म्स पे चलता है, उसके जो कोर है वो है। अब देखिए दोनों बहुत बड़े विद्वान, दोनों को पढ़ाई जाती है, लेकिन दोनों की विचार ही आपस में नहीं मिलती है। तो यही है सोशल साइंस। मैं एक उदाहरण के रूप में दिया, तो साइंस में क्या है कि सत्य और असत्य होता है, सोशल साइंस में नहीं होता है। लेकिन अगस्त कांट ने प्रत्यक्षवाद में ये लाने की कोशिश की, ये जो गैप्स है उसको समाप्त करने की कोशिश की कि सत्य या असत्य दो ही चीज होगा। उन्होंने खारिज कर दिया कि तीसरा कुछ नहीं हो सकता है। यानी जो होगा वो सत्य होगा, वो हमारे लिए भी सत्य होगा, कोई अमेरिका में बैठा है उसके लिए भी सत्य होगा, कोई इंग्लैंड में बैठा है उसके लिए भी सत्य होगा, असत्य होगा तो सबके लिए होगा। तो यही प्रत्यक्षवाद की उदाहरण है, यही प्रत्यक्षवाद का सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने साइंस बनाने की कोशिश की, यानी मतलब सोशल साइंस को एक विधा के रूप में व्यवस्थित करने की कोशिश की साइंस की तरह, कि वो जो है दो ही पैरामीटर पे काम करे, सत्य या असत्य बीच वाला ना हो। और उसके तीन फैक्टर्स क्या क्या दिए उन्होंने, कि ज्ञान प्राप्त करने के तीन साधन हो सकते हैं, तथ्य, फैक्ट, ये अवलोकन और अनुभव, है ना, या वैज्ञानिक वैज्ञानिक व्यवस्था, मतलब सिस्टमेटिक सिस्टम। ठीक है, प्रत्यक्षवाद क्लियर, कहीं से सवाल पूछ दे कोई दिक्कत नहीं है, धक्का बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उदाहरण के लिए देखते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व की बात करें तो प्रत्यक्षवाद के अनुसार इसे न तो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है और न ही असिद्ध, है ना। इसलिए प्रत्यक्षवाद इस विषय को वैज्ञानिक रूप से श्रेणी में नहीं रखता, यानी प्रत्यक्ष ईश्वर। अब जैसे प्रत्यक्षवाद, जैसे कि मैंने ऊपर बोला कि सत्य या असत्य, जो प्रूव किया जा सकता है वो सत्य, जो नहीं किया जा सकता है वो सत्य। तो ईश्वर की जो एग्जिस्टेंस है उसको आप कैसे प्रूव करेंगे, नहीं कर सकते हैं, तो प्रत्यक्षवाद इसको मानता ही नहीं है ना। और फिर वही उदाहरण है, ये प्रत्यक्षवाद मानता है कि समाज का अध्ययन भी उसी वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल, ये भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान किया जाता है। यानी समाज में कुछ नियम और पैटर्न होते हैं जिन्हें अवलोकन और अध्ययन से समझा जा सकता है। बस वही मोटा मोटी बात है जो आपको हमने बताया। प्रत्यक्षवाद से कहीं से सवाल पूछते हैं, मेरा गारंटी है अगर आप समझे होंगे इसको तो कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, मतलब ये इसके बाद कहीं से सवाल पूछ दिया, आप अगर क्लास को सही से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू कर, दूसरा चलते हैं। उत्तर प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब ये क्या है, देखिए हर एक विचार का ना एक, मतलब एक समय होता है, एक समय पीरियड होता है। जैसे कि अपने मतलब मैं एक हिंदू धर्म का उदाहरण ले लूं कि यहाँ पे कई काल हुए। काल मतलब मतलब एक समय अवधि हुआ है ना। सतयुग, द्वापर, त्रेता, है ना, इस तरीके से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अभी चल रहा है। तो आप समझिए कि क्यों बदला, सोसाइटी क्यों बदला, क्यों नहीं सतयुग ही रहा, क्यों नहीं कलयुग ही रहा, या मतलब ये द्वापर ही रहा, त्रेता रहा, कुछ तो फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी को बदल रहा है ना। मतलब सतयुग का जो सोसाइटियल पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग तरीके से हैं, त्रेता का अलग है, द्वापर का अलग है, कलयुग का अलग है। मतलब एक मोटा आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर इसको मैं और अ, अ, मजबूत फैक्ट्स के साथ बताना चाहूँ तो ही बता सकता हूँ कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की, लेकिन आपको एक समझाने के लिए, क्योंकि सब हम मोटा मोटे भारत की संस्कृति में है तो इसको जानते हैं। तो क्यों नहीं एक जैसा ही समाज रहा, क्यों समाज बदला, मेजर सवाल ये है कि समाज बदला क्यों और बदलने के पीछे क्या कारण था। तो यही सवाल को आप यही रहने दीजिए, ये सवाल खोजिएगा, आपको कभी मौका मिले ना तो इस पर थोड़ा चिंतन कीजिएगा कि समाज बदल कैसे रहा है। या फिर आप अगर मैथोलॉजिकल नहीं जाना चाहते हैं तो जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि पहले जो था, पहले की जो व्यवस्थाएं थी वो आदिम साम्यवाद थी, आज से 50,000 साल पहले वहां पे आदिम साम्यवाद था। साम्यवाद मतलब क्या होता है कि जहाँ सब बराबर, कुछ नहीं, सब सबका है, कोई एक मतलब इंडिविजुअलिटी नहीं थी, मतलब सब सबका है ना। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि दास युग आया, दास युग मतलब कुछ लोग जो है शक्ति में आ गए और लोगों को दास बनाने लगे। फिर उन्होंने बोला कि सामंतवाद आया, सामंतवाद मतलब और वो शक्ति मजबूत हो गई। फिर उन्होंने बोला कि पूंजीवाद है अभी, और बाद में उन्होंने साम्यवाद की बात की है। तो ये जो चार चरण अभी तक गुजरे हैं, है ना, आपने देखा अभी तो पूंजीवाद की तरफ है, सामंतवाद हमने देखा है पिछली कहानियों में, गोदान में, बाकी साहित्य में साहित्य ये सामंतवाद की चर्चा हम देखते हैं। अभी पूंजीवाद है, तो दो चीज तो हमारे आंख के सामने ही आसपास में है। उससे पहले था दास युग और उससे पहले था आदिम साम्यवाद, हिस्टोरिकल, मतलब इस तरीके से। अंग्रेजी छोड़िए ना, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। तो ये जो समाज बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, यही तो सवाल है कि समाज बदल कैसे रहा है। अगर वो आदिम आदिम साम्यवाद था तो क्यों नहीं आदिम साम्यवाद आज तक रहा। फिर दास युग क्यों आया, दास युग आया तो फिर सामंतवाद क्यों आया, सामंतवाद आया तो फिर कैपिटलिज्म क्यों आया। और कैपिटलिज्म जब आज है तो संभवतः भविष्य में कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, भले कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के साथ ना हो, किसी और के साथ हो, लेकिन हो सकते हैं ना। तो अब इसको यहीं पे रखते हैं। अब ये सवाल आप पे है, आप चिंतन कीजिए, सोचिए, जो करना है कीजिए।
अब इस पे विचार पे आते हैं कि विचार भी इस तरीके से बदलता रहता है ना। अब 1950 का विचार की अलग हो सकता है, 1850 का विचार की अलग हो सकता है, आज का विचार की अलग हो सकता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि पहले के लोग जब कांस्य युग था तो उसमें में लोग पेट में वो बड़ा बड़ा वो बांध के रखते थे, मतलब वो कांस का कुछ पीतल का कुछ वो मतलब लपेट के रखते थे। उनका मानना था कि पेट में जितना बड़ा पेट होगा उतना बड़ा ज्ञान होगा, है ना। उनका मानना था कि पेट ही जो है, पेट में ही ज्ञान है। तो उस समय के विचार की थी, आज के विचार की कुछ और है, आने वाले 500 साल के विचार की कुछ और हो जाएगी। तो इसी तरीके से विचार बदलते हैं, आइडियोलॉजी बदलते हैं, है ना। तो पर्सपेक्टिव भी बदलते हैं। पहले प्रत्यक्षवाद आया, तो प्रत्यक्षवाद जब सोसाइटी ही बदल रही है तो भाई विचार कैसे नहीं बदलेगी। विचार के बाद भी तो कुछ व्यवस्थाएं आएंगी। तो प्रत्यक्षवाद के बाद क्या आया, उत्तर प्रत्यक्षवाद, यानी पोस्ट पॉजिटिविज्म। और जब जब विचार बदलती है तो उसके बाद जो है उसमें जो कमियां होती है पहले के विचार में उसको सुधारते हैं, है ना। जो कमियां होती है जैसे कि जो कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिया लेफ्टिस्ट का, ये मार्क्सिज्म का। तो जो मार्क्सिज्म का सिद्धांत दिया फिर उसको बाद के लोगों ने बदला, उसको न्यू लेफ्ट कहा, उसमें जो कमियां थी उसको सुधारा, है ना। पार्सन्स ने दिया फंक्शनलिस्ट का, फंक्शनलिज्म यानी प्रकृति क्या फंक्शनलिस्ट का हिंदी क्या होता है, हम्म, चलिए ना इसे समझ लीजिए कि उन्होंने दिया। फिर जो लोग थे बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें कुछ और चेंज किया जा सकता है। तो विचार बदलते रहते हैं। तो प्रत्यक्षवाद अगस्त कांत ने दिया, लेकिन उसके बाद भी लोगों को लगा कि नहीं, इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, इसको बदला जाए। जैसे कि उन्होंने 3 फैक्टर पे ही काम किया, है ना। तथ्य, ऑब्जर्वेशन और अवलोकन। ऑब्जर्वेशन और ये अवलोकन और क्या था, अनुभव। अब बाद के लोगों को लगा कि नहीं, इसमें कुछ और चीज जोड़ा जा सकता है, तो फिर उसी पे चर्चा करते हैं। अब बताइए, आपको 2 टर्म समझाने के लिए हमको कितना बड़ा बाउंड्री बांधना पड़ा है। कार्ल मार्क्स से लेके हिंदुइज्म से लेके और मतलब बहुत सारा बातें बतानी पड़ी, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सब बतानी पड़ गए। लेकिन आप समझिए बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, आप समझिए। समय लग रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं, समझिए। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या है, प्रत्यक्षवाद की सीमाओं को स्वीकार करते हुए मानता है कि सामाजिक दुनिया का अध्ययन पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से नहीं किया जा सकता है, संभव ही नहीं है। यानी प्रत्यक्षवाद बोलता है कि नहीं, हम समाज शास्त्र को या हिस्ट्री को या पॉलिटिकल साइंस को हम पूरा एकदम साइंस बना ही देंगे भाई। उसमें जो साइंस की जो भौतिक ये फिजिक्स केमिस्ट्री की जो वेद मतलब मेथड्स हैं, वही हम इस पे भी लागू करेंगे, हम डेवलप करेंगे, उसको लागू करेंगे। लेकिन क्या बोला उत्तर प्रत्यक्षवाद में कि नहीं, मतलब वो ठीक बात है कि प्रत्यक्ष ये पॉजिटिविज्म जो है वो वैज्ञानिक रूप से काम करना चाहता है, वो ठीक बात है। लेकिन उसमें क्या बोला कि निष्पक्ष रूप से करना संभव नहीं है अध्ययन। फिर उन्होंने आगे क्या बोला कि शोधार्थी पूरी मतलब शोधकर्ता पूरी तरीके से बाहरी और निष्पक्ष पर्यवेक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके विचार, अनुभव, संस्कृति, पहचान, उसके अवलोकन और निष्कर्षों को प्रभावित करते हैं। ठीक बात है ना। अब जैसे देखिए कि मैं शोधार्थी हूँ, मैं रिसर्च करने गया किस पे, फैमिली पे, है। अब शहर के फैमिली पे रिसर्च करने गया, लेकिन मेरे माइंडसेट में आया कि भाई फैमिली जो होती है गांव की तरह होती है। गांव में क्या होता है कि मोटा मोटी एक मतलब फैमिली को और गांव के फैमिली स्ट्रक्चर में बहुत अंतर होता है। फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली होता है, पति पत्नी और बच्चे। गांव में क्या होता है कि पति पत्नी बच्चे दादा दादी, ज्वाइंट फैमिली है तो चाचा चाची भी, और उसमें भी दो तीन लोग और भी जुड़ जाते हैं कि भाई काम करने वाला हो गया, बाकी सारे लोग हो गए। तो अब मैं अगर गांव से हूँ और मान लीजिए मैं ज्वाइंट फैमिली से हूँ, तो मेरे दिमाग में फैमिली का स्ट्रक्चर तो वही होगा। शहर में जाके मैं उस तरीके से देखूंगा। एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि संस्कृति जो है आपकी पहचान, आपकी अनुभव, आपके विचार, आपके रिसर्च पे, आपके बोलने के मतलब आपके ज्ञान पे प्रभावित करता है। सही बात है, सबको पता है कि अब चूंकि अब हम और एक व्यक्ति, मैं गांव का हूँ, एक व्यक्ति शहर का है, दोनों लोगों को एक टॉपिक दे दिया है कि आप जाइए सेम प्लेस, सेम ऑब्जेक्टिव, सेम कंटेंट के साथ रिसर्च कीजिए। दोनों में डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम दोनों की जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये चीज है उत्तर प्रत्यक्षवाद ने कोट किया कि पूर्ण रूप से निष्पक्ष नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्टिविटी जो है उसमें नहीं ला जा सकती रिसर्च में, है ना। तो फिर वही बात है कि पूर्ण वास्तविक वस्तुनिष्ठा संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठा मतलब क्या कि पूरी तरीके से मतलब निष्पक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि विचार अपने विचार, अनुभव, अध्ययन को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अवलोकन में त्रुटि की संभावना हो सकती है। अवलोकन में गलती या पूर्वाग्रह हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया।
इसलिए केवल एक अवलोकन तक पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिक तर्क और सामान्य ज्ञान में समानता। उत्तर प्रत्यक्षवाद मानता है कि वैज्ञानिक तर्क और हमारे दैनिक जीवन में सामान्य तर्क में काफी समानता होती है। अंतर केवल इतना है कि निष्पक्ष वैज्ञानिक निष्पक्ष तक पहुंचने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया उपयोग करते हैं। बस मोटा मोटी वही बात है। समझ गए? प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद कहीं से सवाल पूछ देगा, कुछ नहीं पता, मतलब कहीं से सवाल पूछ देगा, एगो नहीं छूटेगा, बस इतना आप ध्यान रखिए। यही यही पूछता है, उससे ज्यादा नहीं। पूर्वाग्रह की पहचान, है ना? जहां प्रत्यक्षवाद ने पूर्वाग्रह को नकार दिया था, वहीं उत्तर प्रत्यक्षवाद ने पोस्ट पॉजिटिविज्म में ये मानते हैं कि शोधार्थी अपने अध्ययन में मौजूद संभावित पूर्वाग्रह को पहचानते हैं और कम करने का प्रयास करते हैं। ये भी नहीं कहते कि भाई छूट है, वो कहते हैं कि जितना कम हो सके, उसके लिए मेथड्स उन्होंने बनाए हैं, जितना कम हो सके उतना किया जाए। कई पद्धतियों का प्रयोग, है ना? ट्रायंगुलेशन, यह एक पद्धति, मतलब पद्धति पर निर्भर होने के बजाय कई शोध पद्धतियों का उपयोग किया जाता है ताकि परिणाम अधिक विश्वसनीय हो, है ना? कि मतलब एक ही चीज को कई तरीके से किया जाए, जिससे कि मतलब फैक्ट्स जो हैं उसके आसपास ही हैं। अब मैं अगर रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं किसी एक पद्धति का यूज किया, ऑब्जर्वेशन का, तो ऑब्जर्वेशन में जो कोई चीजें हमको सामने आई, हम उसी को वैलिडेट करने के लिए इंटरव्यू कर लिए। इंटरव्यू में जो आई उसी को करने के लिए हमने एक एग्जाम इस तरीके से ले लिया। तो इस तरीके से जो है ना, कई चीजें जो है कई तरीकों से करने के बाद आपको जो है पता चले लगेगा कि ये जो आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो कितना वैलिड है ना? आलोचनात्मक दृष्टिकोण, क्रिटिकल, है ना? यहाँ पे आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल, समझ रहे हैं आप ना? उत्तर प्रत्यक्षवाद वास्तविकता का अध्ययन करते समय अपनी आलोचनात्मक जांच करता है और मानता है कि सत्य को पूरी तरह जानना कठिन है, लेकिन उसके करीब पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि नहीं, सत्य और असत्य तो ही हो सकता है। जिसको हम प्रूव कर पाए वो सत्य, जिसको प्रूव न कर पाए वो असत्य। ठीक है? आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या बोलता है कि सत्य को जानना कठिन है, लेकिन उसके करीब पहुंचा जा सकता है, यानी उसके आसपास हम पहुंच सकते हैं। यानी वही बात बोला कि मतलब सबकी विचार की अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम उसको कोशिश करेंगे कि एक साथ लाया जाए कुछ ऐसे मेथड्स टूल्स के बना के। ठीक है? तो आप इसको, आप समझ गए ना? अब इस पे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, हो गया प्रत्यक्षवाद उत्तर प्रत्यक्षवाद, अब हो गया। अब इसके आगे हम इसमें टेबल्स एक ने बनाया है, हमने टेबल बनाई है इस पे, जिसपे उसको और जो हमने इतनी बड़े चर्चा किया लगभग 15-20 मिनट से, वो आपको 4 से 5 मतलब वो होता है ना शब्दों में आपको मिल जाएगा हर एक चीजों का। अब क्या है, इंटरप्रेटेटिविज्म, व्याख्यावाद। आप मेरा अंग्रेजी पे मत जाइए, थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, मुझे भी होती है, क्योंकि हम भी गांव से ही आए हैं, तो प्रयास कर रहे हैं कि उसको ठीक कर लिया जाए, लेकिन जो भी है आपके सामने अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदी में ही, है ना? व्याख्यावाद को कभी कभी प्रत्यक्षवाद का विरोधी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। अब इसको नोट कर लिया जाए। प्रत्यक्षवाद का विरोधी दृष्टिकोण यह मानता है कि सामाजिक दुनिया को केवल तथ्यों और आंकड़ों से पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है। यानी सामाजिक दुनिया केवल तथ्य और आंकड़े से नहीं चलती है, नहीं उसको समझ सकते हैं। व्याख्यावाद के अनुसार समाज को समझने के लिए लोगों के अनुभव, विचार, भावनाएं और अर्थ को समझना जरूरी है। अब देखिए ना, आप चैन बनते हुए देख रहे हैं। एक प्रत्यक्षवाद आया, जो अगस्त कांड लेके आए, उन्होंने बोला कि भाई सत्य और असत्य दो ही चीज होगा, एकदम सिस्टमैटिक मेथड, हम सोशल साइंस को साइंस से बना देंगे उस तरीके से। फिर उत्तर प्रत्यक्षवाद आया, पोस्ट पॉजिटिविज्म, उन्होंने बताया कि नहीं, सत्य को जानना कठिन है, लेकिन हम उसके आसपास जा सकते हैं। यानी जो शोधार्थी होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो अपनी भावनाओं को मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि भावनाओं पे नियंत्रित उनका नहीं हो सकता है उनके शोध करते हुए, लेकिन वो कम कर सकते हैं, कमतर कर सकते हैं। मतलब उन्होंने डिनाई नहीं किया है कि ये संभव है, लेकिन उन्होंने कहा कि कम किया जा सकता है। अब व्याख्यावाद क्या कहता है कि प्रत्यक्षवाद की विरोधी दृष्टिकोण है। तीसरा फेज ये आ गया कि भाई प्रत्यक्षवाद जो है वो विरोधी दृष्टिकोण है व्याख्यावाद का। प्रत्यक्ष व्याख्यावाद क्या कहता है कि लोगों के अनुभव, विचार, भावनाएं और अर्थ समझना जरूरी है। अब देखिए, लोगों के अनुभव यानी क्या? दुनिया में 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोगों की अपनी अपनी अनुभव है, अपनी अपनी विचार है, अपनी अपनी भावनाएं हैं, अर्थ अलग अलग है। तो वो ये मानता है व्याख्यावाद कि इंटरप्रेटेटिविज्म, कि भाई लोगों की जो अनुभव है वो उसके आधार पे, विचारों के आधार पे, भावनाओं के आधार पे जो है समझा जाए, ज्ञान की प्राप्त किया जाए। व्याख्यावाद की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है कि पूर्ण वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। यानी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो पूर्णतः संभव नहीं है। सामाजिक घटनाओं को पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से समझना कठिन होता है। अब कैसे समझेंगे? रिलेशन,
अब मेरा रिलेशन मेरे दोस्त के साथ है, आप कैसे उसको मापेंगे? कुछ मापने का तरीका है? मेरा रिलेशन मेरे टीचर के साथ कैसे है, आप कैसे मानेंगे, मापेंगे? तो ये वस्तुनिष्ठता मतलब क्या होता है कि आप मतलब हर एक चीज की आपके पास मापने की तरीका हो और वो एग्जैक्ट हो, जो हम माप रहे हैं वही किसी और मापे हमारे बारे में तो वो भी सेम है। लेकिन सोसाइटियल में ये संभव ही नहीं है। व्यवहारवाद में कैसे संभव होगा कि पूर्ण मतलब अपने दुश्मन के साथ हमारा कितना दुश्मनी है, ये कैसे मापेंगे हम, है ना? तो पूर्ण वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। व्यक्तिगत अनुभव का महत्व यानी स्वाभाविक है कि ऊपर भी हमने देखा है कि व्यक्तिगत अनुभव का महत्व लोगों के अनुभव, सोच, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों समाज को समझने में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। गुणात्मक शोध, गुणात्मक मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव, मतलब अब उस पे हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है गुणात्मक। उस पे बड़ी सी चीजें हमने उस पे लिखी है कि गुणात्मक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। यानी क्या? जो गुणात्मक यानी जो गुण को पकड़ सके। गुण को आप कैसे पकड़ेंगे? मतलब समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। गुण गुण मतलब गुणात्मक मतलब मोटा मोटी आप ट्रिक लगा लीजिए ना। गुणात्मक मतलब गुण, किसी गुण को समझने के लिए क्या आप उसको टेस्ट लेंगे कि भाई तुम ऑब्जेक्टिव टेस्ट दो, हैं? नहीं ना लेंगे। या फिर आप उसको कुछ किताबें दे देंगे कि पढ़ के हमको बताना कि तुम क्या गुण समझे। उसके लिए एक मेथड हो सकता है कि आप उसका साक्षात्कार ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, है ना? तो गुणात्मक शोध मतलब क्या? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि गुणात्मक शोध का क्या पैरामीटर्स है, क्या उसके मतलब उसके जांचने का क्या तरीका हो सकता है। तो आप सीधा समझिए कि गुणात्मक शोध जो है गुण से संबंधित है। और किसी भी व्यक्ति का गुण समझने के लिए आपको उनके साथ बातचीत करनी होगी, उनके हाव भाव को देखना होगा, उनके बारे में अध्ययन करना होगा, उनको मतलब केस स्टडी मतलब क्या होता है? एकल अध्ययन यानी बड़े समय तक आप उसको ऑब्जर्व करें, उनकी व्यवस्थाओं को, उनकी सारी पद्धतियों को, उनकी जीवन व्यवस्था को। तो वो होता है गुणात्मक शोध। कम लोगों से गहन जानकारी, है ना? इसमें कम प्रतिभागियों से गहराई से जानकारी ली जाती है, जिसके प्रत्यक्ष बात में बड़े डेटा और सर्वे का उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या है कि कम लोगों से गहन जानकारी यानी क्या है कि सोसाइटी जो है ना, ये अपने आप में, जैसे कि आप देखिए कि गांव में जाएंगे तो हर एक मतलब जाति का एक टोला बना होता है। और टोला में जो विचार की होती है कमोबेश एक जैसा होता है। अगर टोला में हर एक टोला की आबादी 200 है और उसमें से हम 5 लोगों को ले लें और 5 लोगों का अगर इंटरव्यू करें तो मोटा मोटी एक ही बात निकल के आएगी, है ना? तो उसी तरीके से प्रत्यक्ष बात क्या कहता है कि नहीं, हर एक व्यक्ति की जो है अपनी आइडेंटिटी है, सबके साथ बात मतलब सबका अपना अपना विचार है। व्याख्यावाद क्या कहता है कि नहीं, मतलब इसमें बोला है ना कि कम प्रतिभागियों से गहराई से जानकारी ले, वो सब कुछ निकल जाएगा जो 200 व्यक्तियों से ले जा सकते हैं, है ना? तो यही है। उदाहरण के रूप में क्या है कि यदि कोई शोधार्थी किसी मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति का अध्ययन केस स्टडी से करता है और उसके सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों को समझता है, तो वो व्याख्यावादी दृष्टिकोण का उदाहरण है। यानी क्या कह रहा है कि यदि कोई शोधार्थी किसी मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति का अध्ययन केस स्टडी के माध्यम से करता है और उसके सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव को समझता है, तो ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण का उदाहरण है। ठीक है। व्यवहारिकता क्या है? व्यवहारिकता एक ऐसी दृष्टिकोण है जो कहता है कि शोध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या का समाधान कैसे मिले। ठीक है। इस दृष्टिकोण में शोधकर्ता किसी एक सिद्धांत या एक या पद्धति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सबसे उपयोगी और प्रभावी विधि का उपयोग करता है। समझ गए ना? व्यवहारिकता मतलब क्या है? प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म इसका अंग्रेजी अनुवाद कह लीजिए या नाम कह लीजिए। ये क्या कहता है कि शोध का सबसे महत्वपूर्ण बात है समस्याओं का समाधान कैसे मिले। समाधान क्या हो सकता है? मान लीजिए कि रोड खराब है, मान लीजिए कि बाढ़ आ गई, उसकी समाधान कैसे मिले? मतलब एक उदाहरण आपको, आप किसी और से कनेक्ट कर लीजिए इसको। यह दृष्टिकोण में शोधकर्ता किसी एक सिद्धांत या पद्धति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सबसे उपयोगी और प्रभावी विधि का उपयोग करता है। ठीक है। विशेषता क्या है? समस्या समाधान पर जोर, जो ऊपर हमने देखा। शोध मुख्य उद्देश्य सामाजिक समस्या का व्यवहारिक समाधान ढूंढना होता है। कई पद्धतियों का उपयोग शोधकर्ता आवश्यकता के अनुसार गुणात्मक मात्रात्मक शोधों का तरीकों का उपयोग करते हैं। मतलब उनको जो लगे शोधकर्ताओं को कि भाई इस तरीके से हम कर सकते हैं। गुणात्मक मात्रात्मक, मात्रात्मक क्या? अब जैसे गुणात्मक हमने दिखा गुण से, मात्रात्मक मतलब मात्रा, मापा जा सकता है। मात्रात्मक क्लास में कितने बच्चे हैं, 10, उनकी रोल नंबर क्या है, तो इस तरीके से मात्रात्मक मतलब मापा, मापने वाला मात्रा। गुणात्मक मतलब गुण। दोनों चीजों से आप याद रखिए। ज्ञान स्थिर नहीं होता है। व्यवहारिकता के अनुसार ज्ञान बदलता रहता है, नए अनुभवों के साथ इसमें सुधार होता है ना? प्रेगमेटिज्म, प्रेगमेटिज्म क्या कहता है कि प्रेगमेटिज्म ये कहता है कि ज्ञान जो है बदलता रहता है, नए अनुभवों के साथ इसमें सुधार होता रहता है। शोधकर्ताओं की भागीदारी क्या है इसमें? शोध में
प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं और अनुभवों के महत्व महत्व को भी दिया जाता है ना। उदाहरण के लिए ट्रॉली समस्या जैसे नैतिक प्रयोगों में शोधार्थी के अलग अलग परिस्थितियां बनाकर लोगों का निर्णयों का अध्ययन करते हैं। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण उदाहरण है, मतलब समझ रहे हैं ना कि अ, हर एक व्यक्ति का इसमें ऊपर भी लिखा हुआ भी है कि जो समस्या होती है उसकी समाधान के लिए जो नजरिया हो वही जो है प्रेगमेटिज्म है, व्यवहारिकता है ना। व्यवहारिकता मतलब वो मत समझ लीजिएगा कि व्यवहार से जुड़ा हुआ है, व्यवहारिकता मतलब समस्या के समाधान कैसे मिले। क्योंकि ये सवाल इसमें इस सवाल नहीं पूछा जा गया है अभी तक यूजीसी नेट में, तो थोड़ा सा बस मोटा मोटी समझ लीजिए, बाकी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है ना। तो अब देखिए वहीं पे आ गया, हम जो ऊपर आपको बोले कि जो प्रत्यक्षवाद है, यहाँ पे मुख्य विचार दिया गया है, हमने पूरा एक टेबल बना दिया है, आप उसको एकदम आराम से समझ लीजिए। बस ये टेबल आप समझ लीजिएगा तो हो गया पूरा, कहानी के ऊपर वाला जितना अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास सब पढ़ा सब ठीक है। प्रत्यक्षवाद क्या है कि ज्ञान केवल तथ्य, अवलोकन और मापन से मिलता है। हमने ऊपर पढ़ा साइंटिफिक मेथड से। उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या है, पूर्ण वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठता हमने आपको बताया ना, वस्तुनिष्ठता क्या है, यानी वस्तुनिष्ठता ये है कि मतलब आप बायस ना हो। समझ रहे हैं ना, आप अगर वस्तुनिष्ठता मतलब आप में और रोबोट में कोई अंतर ना हो, यानी आपको सोसाइटी में खड़ा कर दिया जाए और आप सारी चीजों को बिना बायस्ड हुए, बिना आप अपने मूल्य विचार की को रखे आप सबको लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। लेकिन उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या बोलता है कि पूर्ण वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है, पर सत्य के करीब पहुंचा जा सकता है ना। स्वाभाविक है, पूर्ण वस्तुनिष्ठता संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी भी मतलब विचारकी है, हमारी भी सोच है, हमारे भी अनुभव हैं, जो कि हमारे अध्ययन पे, हमारे इंटरप्रिटेशन पे, हमारी व्याख्या पे प्रभाव डालते हैं, हमारे रिसर्च पे प्रभाव डालते हैं, है ना। अगर ये नहीं डालते हो तो फिर अब तो रोबोट ही हो जाते हैं ना, रोबोट जो रोबोट बोलता है सो हम बोलते हैं। व्याख्यावाद क्या कहता है कि समाज को समझने के लिए लोगों के अनुभव और अर्थ को समझना जरूरी है। यानी ये देखिए, अब ये कह रहा है कि पूरा ऑब्जेक्टिविज्म मतलब वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी पे ही पूरा बात करता है। ये कहता है कि पूर्ण ऑब्जेक्टिविटी संभव नहीं है। ये कहता है कि ऑब्जेक्टिविटी को छोड़ ही दो एकदम है। हर एक लोगों के अनुभव अर्थ को समझो, व्यवहारवाद आप चैन से मान लीजिए। प्रत्यक्षवाद पूरा ऑब्जेक्टिविटी मतलब फुल ऑब्जेक्टिविटी के अलावा कुछ है ही नहीं। उत्तर प्रत्यक्षवाद ऑब्जेक्टिविटी संभव नहीं है लेकिन हम उसके करीब पहुंच सकते हैं। व्याख्यावाद कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं, सब बकवास। व्यवहारवाद व्यवहारिकता शोध का समस्या केवल समस्या शोध का उद्देश्य व्यवहारिक समाधान खोजना है ना। शोधकर्ता का भूमिका पूरी तरह से निष्पक्ष बाहरी पर्यवेक्षक, यानी उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, अपनी भावनाओं को उसमें जोड़ना नहीं है, एकदम निष्पक्ष रूप से कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है। शोधकर्ता भी अध्ययन का हिस्सा बन सकता है इसमें, है ना। इंटरप्रेट इंटरप्रेट इंटरप्रेटिविज्म व्याख्यावाद शोधकर्ता भी अध्ययन का हिस्सा बन सकता है। व्यवहारिकता क्या है, लोग शोधकर्ता परिस्थितियों के अनुसार तरीका चुनता है, ठीक है। शोध पद्धति क्या है, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, मिश्रित या सुधारित मात्रा गुणात्मक, मिश्रित पद्धति। आप चयन के माध्यम से समझिएगा तो पूरा समझ जाइएगा, कुछ नहीं है। एक जो पूरा रिजिड है प्रत्यक्षवाद, मतलब पूरा एकदम कठोर। उत्तर प्रत्यक्षवाद जो थोड़ा कठोर है, मतलब बोल रहा है कि भाई पूर्णतः वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है लेकिन हम सत्य के करीब जा सकते हैं, यानी मोटा मोटी कर सकते हैं। इसके बाद ये व्याख्यावाद क्या कहता है कि नहीं भाई, सत्य के पास तो जाना मतलब ये पूरा वस्तुनिष्ठता तो संभव ही नहीं है, गुणात्मक चलो, है ना, गुण को पकड़ो, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ चलो। व्यवहारिकता क्या कहता है, और उसके और आगे की मिश्रित विधि जो भी लगे उसको यूज करो। डेटा के प्रकार, बड़े आंकड़े को इकट्ठा करना हमने ऊपर पढ़ा, सर्वे, मापन, आंकड़े और अन्य स्रोत, ये पोस्ट पॉजिटिविज्म। गहन साक्षात्कार, केस स्टडी, समस्या के अनुसार किसी भी प्रकार का डेटा, है ना। उद्देश्य समझ रहे हैं ना, इसमें ज्यादा हम इसमें डिटेल नहीं जाएंगे। उद्देश्य सामान्य नियम और सिद्धांत बनाना, ठीक है, मतलब एक आप समझ रहे हैं ना कि वो साइंस बनाना, साइंस की जो मेथड्स हैं, फिजिक्स की लेबोरेटरी फिजिक्स की लेबोरेटरी के जो मेथड्स है उसको तैयार करना, पॉजिटिविज्म। याद आ गया ना आपको। सत्य के करीब पहुंचना, यानी मोटा मोटी उसके आसपास पहुंचना, सामाजिक अर्थ और अनुभव को समझना, व्यवहारिक समाधान निकालना। उदाहरण, बड़े सर्वे से सामाजिक पैटर्न जानना, यानी मतलब एक नियम बना देना कि जो नियम अमेरिका में भी काम करे, भारत में भी काम करे, फ्रांस में भी काम करे, जिस तरीके से फिजिक्स का कर रहा है।
पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि अलग अलग सूत्रों से डेटा जांच कर निष्कर्ष निकालना, यानी इसका अलग अलग तरीकों से इकट्ठा हुए डेटा को कई माध्यमों से जांच करके निष्कर्ष निकालना। किसी समुदाय या व्यक्ति का गहन अध्ययन, यानी ये जो है मतलब व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद ही है ना ऊपर। व्याख्यावाद, व्याख्यावाद क्या कहता है कि अलग अलग तरीकों के हर एक जीवन की हर एक विशेषताओं का अलग अलग अध्ययन, अलग अलग सिद्धांत। मतलब उसमें कहता है पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो कह रहा है कि भाई एक सिद्धांत हो जो पूरी दुनिया पे लागू हो। व्याख्यावाद क्या कह रहा है कि भाई अलग अलग व्यवस्था हो, सबकी अपनी अपनी जो अध्ययन है उसको अध्ययन करना। किसी और ये जो है ये लास्ट वाला क्या है, व्यवहारिकता वाला क्या है, किसी समस्या के समाधान के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग, है ना। ये हो गया। अब जो ऊपर हमने पढ़ा 15-20 मिनट में, वो आपको 5 मिनट में एक टेबल में सब कुछ आ गया। बशर्ते उससे हमको लगता है कि अच्छा ही से सब कुछ आ गया है, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, इसको याद करना है। नोट्स चाहिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। अब याद करने का आसान ट्रिक क्या है, प्रत्यक्षवाद, तथ्य और मापन, उत्तर प्रत्यक्षवाद, सत्य के करीब पहुंचना, व्याख्यावाद, लोगों के अनुभव और अर्थ को समझना, व्यवहारिकता, समस्या का व्यवहारिक समाधान। ठीक है, तो यही रहने देते हैं। चर जो है वेरिएबल जो है कल हम इसको कंप्लीट करेंगे, वेरिएबल को, है ना। वेरिएबल जो है कल जो है हम इसको अगले क्लास में इसको देखेंगे। अगर समय मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे। और ये बड़े आसान भाषा में, बड़े मतलब हमको लगता है कि ये क्लास थोड़ा सा लंबा जाएगा, लगभग 8-9 क्लास लगेंगे, लेकिन हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ये वीडियो डल जाएगा, आप बस आप सपोर्ट करते रहें। मैं देख रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है, सब्सक्राइब कर लिया जाए। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जेट के एग्जाम के बच्चों के लिए, बेट के एग्जाम की जो संभावित होने वाला है, और यूजीसी नेट के लिए तो बना ही है ना। सवाल नहीं छूटने वाले हैं। और चलिए, शुभ रात्रि। चूंकि रात हो गया है, डालते डालते और थोड़ा समय जाएगा। और सपोर्ट चाहिए आपका, बिना सपोर्ट का ये संभव नहीं है इसको कंटिन्यू करना। और लाइक वगैरह कर दिया कीजिए। बाकी चलिए, शुभ रात्रि, थैंक यू।